हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र का छठा सीरीज लेके आया था आप लोगों के साथ, जिसमें हम लोग फिजिक्स का मैग्नेट चैप्टर को हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग आते हैं, हम लोग फिजिक्स में क्या क्या किए। हम लोग प्रकाश चैप्टर किए, मानव नेत्र किए, हम लोग विद्युत चैप्टर किए पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और मैग्नेट किए पार्ट 1 पार्ट 2 करके। इस तरह करके हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र का छठा सीरीज कंप्लीट किया। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री की ओर, तो ब्रह्मास्त्र 7 की ओर हम लोग रुख कर रहे हैं। और ये पहला चैप्टर आपका क्लास 10 का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आए दिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि किसका क्या फॉर्मूला है, कौन किससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कौन किस टाइप का अभिक्रिया है, इस प्रकार के बहुत सारे। और कोई रेडॉक्स पे आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो हम लोग उस पर टोटल चर्चा करेंगे। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ताकि हम लोग कंप्लीट इस पर ये पूरा स्लाइड बना पाए, कि ताकि आप लोग इस 2 स्लाइड को देखकर आपको कहीं और किसी भी प्रकार का आपको और वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े, कि हम लोग पूरे कंप्लीट पैकेज हम लोग इसमें बना दें। आप बस सुनते रहिएगा इस पूरे स्लाइड को, और अच्छे तरीके से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि एक क्वेश्चन में हम बहुत सारा चीज़ बताएंगे कि आप उसको नोट करते चलिएगा, कि आपको आगे फायदा हो और आप अब एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से उसको टिक आउट करके आए। बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया हमारे चैनल को। हम लोग बहुत कम समय में अच्छे प्रकार से ग्रो कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, कि ताकि मैं आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोज़ लाऊं, कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और आपका जो सक्सेस जो आपको बहुत देरी से मिल रहा है वो बहुत जल्दी मिल जाए, क्विक और सटीक तरीके से। तो हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, देरी ना करते हुए। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा जा रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। चूना जो हम लोग घर में पापा पैकेट से लाते हैं ना, पैकेट में जो लाते हैं पेंट करने के लिए, वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, शॉर्टकट लिख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। सर इसको बुझा हुआ कब बोल देते हैं? जब इसमें जल मिला देंगे ना, तो ये हो जाता है बुझा हुआ चूना। जल मिला देने से ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर ये पानी मिला दिए तो ये क्या बन गया? बुझ गया। हाँ, इसलिए बिना बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना। बुझाने के लिए क्या दिए? जल दिए, तो ये हो गया आपका बिना बुझा हुआ चूना, वो बुझा हुआ चूना। अब पूछा जा रहा है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र। बिना बुझा हुआ चूना ये हो गया, ये काहे नहीं होगा, ये बुझा हुआ चूना है। ये क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट है सर। कैल्शियम कार्बोनेट सर हम नहीं जानते हैं, आप संगमरमर देखे होंगे, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। सर ये भी नहीं जानते सर, एक दो एग्जाम्पल आप और दे दीजिए। हम लोग जब छोटे थे ना, तब चौक से लिखते थे, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो मैंने क्या बताया आपको? जिसको चौक को हम क्या बोलते हैं? खड़िया बोलते हैं, तो हम लोग उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। वो संगमरमर बताए। दूसरा क्या? चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे घर में जब पेंट करते हैं ना, तो बहुत मतलब 3-4 दिन 5-6 दिन के बाद चमक आ जाता है। देखिएगा ऊपर का जो लेयर में चमक आ जाता है दीवार में, वो कैल्शियम कार्बोनेट का परत बनने के कारण ही होता है। सर ये कैसा बोल रहे हैं? हाँ, आप देखिएगा घर जहाँ आपका भींगा हुआ है और जहाँ घर आपका सूखा हुआ, आप देखिएगा ज़्यादा चमक किसमें है? सूखा हुआ आपको ज़्यादा चमक है। का है? वहाँ जहाँ सूखा हुआ है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें परत बन गया, इसलिए आपका ज़्यादा चमक है। जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का परत नहीं बना है, वहाँ पर चमक नहीं है। तो मैंने ये आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट क्यों नहीं होगा। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं सर? इसका उपयोग हम लोग आग बुझाने में करते हैं। और सर हम लोग जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और पेड़ पौधे जो लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आपका ये होगा नहीं। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये बिना बुझा हुआ चुनाव सूत्र। इस चैप्टर में पढ़े रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। अब आप पूछेगा सर रासायनिक अभिक्रिया है क्या, समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया आपको सिंपल सा हम आपको बताते हैं। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, चावल डालते हैं, पानी डालते हैं, हम लोग को क्या मिलता है? उबला हुआ राइस मिलता है। दैट इज कॉल्ड रासायनिक अभिक्रिया। दाल डालते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मिलता है आपको दूसरा दाल। जो दाल हम लोग डाले और जो बाद में मिला, दोनों में अंतर रहता है, तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ। हम लोग जो खाना खाए, भोजन का पाचन हुआ, तो क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। हम लोग चाय, चीनी, चाय पत्ती डालते हैं, कुछ नया चीज़ मिलता है, क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। हम लोग आम डालते हैं सर, तेल डालते हैं, मसाला डालते हैं, कुछ दिन के बाद अचार बन जाता है, क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। सर ये तो सर आपने जो हम लोग जनरल देख रहे हैं आपने उसके बारे में बताया, और कुछ दूसरा कुछ बताइए। लोहे में जंग लग रहा है ना, दैट इज कॉल्ड रासायनिक अभिक्रिया हुआ। हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और सर कुछ बता दीजिए। चांदी हम लोग पहनते हैं ना, कुछ दिन के बाद वो काला हो जाता है, उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ।
ये चीज़ हम लोग अभी आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया बताएं। तो समीकरण क्या होता है, बस उसी को हम लोग सूत्र के द्वारा या प्रतीक के द्वारा, फॉर्मूला के द्वारा हम लोग दिखा देंगे। दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये मैंने आपको बताया। सर आपने नहीं बताया एक भी फॉर्मूला के साथ, ये आपको नहीं बताया। देखिए ना, ये रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन किसके द्वारा दिखाएं, सूत्र या प्रतीक के द्वारा, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन पूरा है। तो मैंने आपको ये समझाया रासायनिक अभिक्रिया क्या, रासायनिक समीकरण। सर कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ का आपको जानना पड़ेगा, जिसमें आपके साथ मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहला बात कि यदि कुछ चीज़ हुआ और कोई नया चीज़ बना, नया चीज़ के साथ यदि कोई गैस बना, पहला चीज़ यदि गैस बना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, अभिक्रिया करेगा तो ये Zn, ये SO4 मिल जाएगा, तो बन जाएगा ZnSO4। और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। गैस निकला क्या नहीं, हाइड्रोजन गैस निकला क्या नहीं। जहां गैस निकल गया समझ जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा क्या है सर, एक तो आपने बताया गैस निकला तो रासायनिक अभिक्रिया होना हम लोग दर्शाते हैं। दूसरा क्या, अवक्षेप बन जाएगा। अवक्षेप बन जाएगा मतलब सर अवक्षेप होता है क्या है कि ये आपका बेरियम क्लोराइड है, ये आपका सोडियम सल्फेट है Na2SO4। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं, इधर हम एरो दे देते हैं, जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये Ba और ये SO4 मिलकर बनाता है बेरियम सल्फेट, और ये सोडियम और ये क्लोरीन तो बनाता है सोडियम क्लोराइड। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो बेरियम सल्फेट है ना, यही बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, ये सफ़ेद कलर का अवक्षेप बनता है। हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है रेलवे में, और बहुत बार पूछा गया है कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप कौन सा कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। अवक्षेप होता है क्या, अवक्षेप वैसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया होने के बाद वो विलयन में अलग थलग हो जाता है, वो जल्दी घुलेगा नहीं, वो अलग रहेगा, तो ऊपर या तो नीचे, उसको अवक्षेप बोलते हैं। इंग्लिश से क्या बोलते हैं सर, प्रेसिपिटेट। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब थोड़ा सा मेरा अंग्रेजी खराब है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो हिंदी से बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जहाँ जहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया होगा, ये चीज़ और यह बात याद रखिए, वहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। और द्विविस्थापन अभिक्रिया जानने से पहले मैं इसको आगे थोड़ा आगे बताऊंगा विस्थापन, तब आप द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझ पाइएगा। द्विविस्थापन का सिंपल सा आपको एक थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ देखो, ये क्लोरीन, ये सल्फेट, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, एक्सचेंज हो गया ना, आयन का आदान प्रदान हो गया। वो जो SO4 देखे हैं और जो Cl2 देखे हैं वो आयन है, दोनों क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। जब आदान प्रदान आयनों का जाता है ना, इसको हम लोग तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये मैंने आपको बताया कि सर अवक्षेप बनेगा तब भी बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यस, गैस निकलेगा तब भी बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और सर इसे हम लोग साइट्रिक एसिड जो हम लोग संतरा में पाया जाता है, उसमें यदि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ यदि उसका अभिक्रिया कराएंगे तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैंगनी रंग है ना, वो चेंज होकर रंगहीन हो जाएगा। अच्छा साथ मतलब रंग भी बदल जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। यस, आपका यदि रंग भी बदल गया तो हम लोग बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और कुछ है क्या सर, और आप इसी अभिक्रिया को देख लीजिए, इसमें जो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है ना और जो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, दोनों का अंतर रहता है। मतलब सर ताप में यदि परिवर्तन हो जाए तो हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। यस, ताप में यदि परिवर्तन हो गया तो हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। आपने सर 4 चीज बताया, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप में परिवर्तन, आपने रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, 4 चीज बताया। और कुछ चीज है क्या सर, और एक चीज जाते जाते प्रमुख रूप से बताते हैं, अवस्था में परिवर्तन। आप मोमबत्ती घर में जलाए होंगे, मोमबत्ती क्या रहता है, ठोस रहता है, जलाते हैं क्या बनता है, पानी जैसा, मतलब क्या बन गया, द्रव। कुछ देर के बाद क्या होता है, गैस बन जाता है। अच्छा सर ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन गया, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, आपका अवस्था में परिवर्तन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया 100% बोलेंगे। अच्छा सर आप तो सर समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जानेंगे कैसे की, कैसे क्या हुआ। आते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, बुझा हुआ चूना का सूत्र। सॉरी, हमारे जो टाइप करते हैं हमारे सर, वो थोड़ा सा मिस्टेक टाइप थोड़ा सा है, सॉरी मैं बोलता हूँ आपको। बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछ जा रहा है। अच्छा सर, अब बुझा हुआ चूना, अभी तो आप तो बताया था सर कि जल मिला दिए कैल्शियम ऑक्साइड में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। हाँ सही, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन ला, ये वाला है, ये ऑप्शन। ये क्या था, बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या था, कैल्शियम सल्फेट। अरे यही तो है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि सर यदि ये कैल्शियम सल्फेट में यदि आधा जल हो जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, पीओपी। पीओपी मतलब सर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा सर यही पेरिस है जो हम लोग घर में पेंट करते हैं। हाँ यही वही पेरिस है जो हम लोग करते हैं। अच्छा सर फिर सूख जाता है बाद में, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा जो सूख जाता है उसको भी सुखा देते हैं।
आते हैं, सुखा देते हैं, सुखा देते हैं ना, वो जिप्सम बन जाता है, हार्ड बन जाता है, हार्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आ गया, जिप्सम समझ में आ गया। आगे हम लोग आएंगे अम्ल क्षार लवण में, तब इसके बारे में बृहद चर्चा करेंगे। ये 1.5 क्या होता है, ये 2 क्या होता है, सॉरी वो आधा जल क्या होता है, ये 2 जल क्या होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा आगे चैप्टर में। अब बस वीडियो के साथ बने रहिए। इस स्लाइड में तो इसका चर्चा नहीं होगा, लेकिन कैल्शियम सल्फेट का मैंने आपको 2 रूप बताया। कैल्शियम सल्फेट के बारे में हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, मैंने बता दिया। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है क्या सर, संगमरमर है क्या सर, चूना पत्थर है क्या सर, खड़िया, आपने तो बताया। ये आपका होगा नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, मैंने आपको समझा दिया। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, अब हम नहीं बताएंगे, जस्ट इसके बारे में चर्चा करें। आगे क्या है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है। अच्छा सर, श्वसन, श्वसन है क्या सर, रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन। हम लोग बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को लिए, हमारी आंतरिक क्रियाएं हुई, छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा जो रिएक्शन हो गया ना, ये पूरा पूरा प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। ये मानव शरीर में, इसको हम लोग कहते हैं श्वसन। कौन सी अभिक्रिया है सर, देखते हैं कौन सी अभिक्रिया, चेक करते हैं। श्वसन के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, श्वसन में ना, श्वसन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। और क्या रहता है सर, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आता कहाँ से है, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, जो खाना खाते हैं तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूट जाता है ग्लूकोज में। ये हो गया कि आपका C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है। और ये क्या है, ये आपका ऑक्सीजन है। रिएक्शन करके क्या बनाएगा सर, रिएक्शन करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाता है सर, H2O। और क्या मिलता है सर, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एनर्जी, ऊर्जा। अच्छा, इसका मतलब सर है हम लोग ऑक्सीजन लिए हैं और हमारे शरीर में ग्लूकोज था। शरीर मतलब क्या, हमारे शरीर की कोशिकाओं में, और ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज, दोनों अभिक्रिया किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाया, जल। और क्या बनाया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है एनर्जी। जो एनर्जी बनाया ना वही ऊर्जा है, और उसी के कारण हम खड़े रह पा रहे हैं और आपसे बात कर पा रहे हैं और आपसे डिस्कस कर पा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों सर, उस एनर्जी के कारण। सर यदि एनर्जी नहीं मिलेगा तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा और आप मेरा वीडियो को देख नहीं पाइएगा और सब्सक्राइब नहीं कर पाइएगा, ये चीज है। तो सर इसका मतलब ऊर्जा निकला, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा निकला उसी को बोलते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो जहां से एनर्जी निकल गया, ऐसा अभिक्रिया जिसमें एनर्जी बन गया, एनर्जी निकला, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या सर, यहाँ पर है क्या, है क्या, अच्छा यहाँ पर तो है सर। उष्मा शोषी सर, अच्छा उष्मा शोषी कुछ होता है क्या, हाँ उष्मा शोषी में क्या होता है, उस अभिक्रिया को होने के लिए आपको उष्मा की आवश्यकता चाहिए। एक उदाहरण दे दीजिए सर, देता हूँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जैसे ही उष्मा देंगे, इसको टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। देखिए क्या नहीं, उष्मा इसको चाहिए, उष्मा का अवशोषण हुआ और नया चीज बना, उष्मा का अवशोषण हुआ, इसको कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छा, तो इसको ऊपर वाला को उष्मा छेपी, नीचे वाला उष्मा शोषी, यस नीचे वाला उष्मा शोषी बोलते हैं। सर और कुछ बोलेंगे क्या, और सर दूसरा यदि आप इसमें देखिएगा तो इसको हम लोग एगो अभिकारक तो टूट गया 2 या 2 से अधिक में उत्पाद में, जब एगो अभिकारक सर एगो थोड़ा एग्जाम्पल दे दीजिए ना सर। ये गिलास है, कांच का गिलास मान के चलिए, इसको पटक दिए गुस्सा से, जब पटक दिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, कुछ नहीं होगा, बस खाली टूटेगा। टूटेगा क्या, वो चूर चूर हो जाएगा। छन्न से जो टूटे कोई सपना होता है ना, जग सुना सुना लगे, वही वाला हाल है। देखिए एगो है, क्या हो गया, चूर चूर हो गया, क्या नहीं चूर चूर हो गया क्या सर, एगो था बहुत सारा बन गया। हाँ मतलब बहुत सारा कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक। जब 2 या 2 से अधिक को टूट गया, इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन। क्या कहते हैं, वियोजन, मतलब डिकम्पोज हो गया। क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो सर इसको वियोजन भी बोलेंगे, हाँ। अच्छा सर, उष्मा देने के कारण यदि वियोजन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्मीय वियोजन। तो क्या बोलेंगे, उसमें वियोजन। अच्छा सर, और यदि इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे तो सर क्या बोलेंगे, करंट दे देंगे तो करंट इसे डांस करेगा। सर कैसे डांस करेगा, थोड़ा करवा दीजिए एक बार। ये आपका सोडियम क्लोराइड है का जलीय विलयन,
में हम लोग क्या दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या दे दिए, करंट दे दिए। करंट, जब करंट दे दिया ना तो सोडियम टूट जाएगा और क्लोरीन टूट जाएगा। सोडियम का आयन बनेगा, क्लोरीन का आयन बनेगा। ये दो सर, अच्छा तो ये वो है, टूट गया ढेर सारा, वही वाला सर, वही वाला वियोजन इसको ही बोलेंगे। हाँ, इसको ही वियोजन बोलेंगे, लेकिन इसको कौन वियोजन बोलेंगे, इसको तो उष्मा दिए तो तब टूटा, इसलिए उसमें वियोजन। इसको क्या दिए, विद्युत। तो सर अच्छा, अब हम समझ गए सर, आप मत बताइए। तो हम लोग विद्युत वियोजन बोलेंगे। हाँ, विद्युत वियोजन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन। अच्छा सर, और कौन वियोजन होता है वो बता दिए। और एक वियोजन आपको बता देते, देखिए ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड है। इसको कुछ मत दीजिए, सिर्फ सूर्य का रोशनी दे दीजिए, धूप में रख दीजिए। जब धूप में रख दीजिएगा ना तो ये आपका टूट जाएगा Ag और प्लस Br2, सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाएगा। अच्छा सर, ये भी तो एक वियोजन है। हाँ, वियोजन तो है, लेकिन कौन वियोजन है, प्रकाश वियोजन। प्रकाश दिए तो प्रकाश वियोजन, उष्मा दिए तो उष्मा वियोजन, और विद्युत दिए तो विद्युत वियोजन। मतलब कोई भी चीज, जैसे हम कोई एक उत्पाद है, मतलब कोई अभिकारक है, उसमें यदि इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, टूट गया, तो प्रकाश के कारण टूटा तो प्रकाश वियोजन, विद्युत के कारण टूटा तो विद्युत वियोजन, उष्मा के कारण टूटा तो उष्मीय वियोजन। और ये वाला आपने क्या बताया था सर, इसमें ऊर्जा निकली थी, इसलिए उसको हम लोग बोले थे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ये मैंने आपके साथ समझाया, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। संयोजन में क्या होता है सर, जस्ट इसका उल्टा। क्या करते हैं सर, बहुत हम लोग गुस्सा से तोड़ दिए थे ना सर, जब सपना टूट गया था तो मम्मी आके क्या की, बेचारी बेचारी झाड़ू लगा के उठाई। वो सफाई करने वाला नहीं होता है सर, जो इस टाइप का होता है, हैंडल रहता है उस तरह उठाने वाला, बेचारी झाड़ू लगा के उठाई। और एक आया था एक आदमी, उसको दे दी, वो आदमी ले गया फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में गला के सर फिर से गिलास बना दिया। बस वही जो टूटा हुआ सपना, फिर से सपना आपका साकार हो गया, मतलब एक बन गया। और बहुत सारा मिलके एक बना दिया। हाँ, मतलब दो या दो से अधिक यदि मिलके यदि एक बना देगा ना, दो या दो से अधिक मिलके एक बना देगा, उसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अच्छा सर, टूट जाए तो वियोजन और मिल जाए तो संयोजन। हाँ, टूट जाए तो वियोजन, मिल जाए तो संयोजन। आपको संयोजन बताएं, वियोजन बताएं तो ये आपका होगा नहीं। उष्मा सुस्ती बताएं कि अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा चाहिए, होगा नहीं। उष्मा क्षेपी क्या होता है बता दिए, वियोजन भी आपको समझा दिए। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन सर ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एनर्जी निकलता है, उष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा निकलता है, तो क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होना। ठोस से सीधा गैस सर, इसका एक उदाहरण दीजिए। ये आपका क्या है, कपूर। कपूर को कहाँ रख दिए हैं, थोड़ा रख देते हैं आपके सामने, थाली में रख दिए। और क्या कर दिए इसमें, इसमें माचिस मार दिए। क्या हो जाएगा, सीधा गैस बन जाता है। अच्छा सर, ये ठोस था सीधा गैस बन जाता है। हम लोग पूजा करते हो नहीं देखते, आरती लेते हैं तो ठोस रहता है, माचिस मार दिए गैस बन जाता है। अच्छा, ठोस से सीधा गैस बन गया। हाँ, ठोस से सीधा गैस बन, क्या बोलेंगे उसको, उधर्वपातन बोलेंगे। क्या कहेंगे, उधर्वपातन अभिक्रिया। याद रखिएगा हमेशा, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन और अभिक्रिया कहते हैं उधर्वपातन। और सर यदि गैस से सीधा ठोस हो जाए सर, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। तो निक्षेपण आपका होगा नहीं। संघनन क्या है, जब हम लोग पानी उनी गर्म करते हैं, चावल बनाते हैं, तो देखिए ऊपर में वाष्प जाता है, थाली रख देते हैं तो संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। उस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। कंडेंसेशन ये आपका होगा नहीं। आयनीकरण क्या है, गैसीय अवस्था से प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तन होना। गैसीय अवस्था से प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तन होना कणों का, उसको हम लोग आयनीकरण कहते हैं। ये आपका 3 ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैंने आपको बता दिया, और कौन ला होगा ये आपको मैंने बता दिया। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गैस से सीधा ठोस में परिवर्तन होना, मैं एकदम नहीं बताऊंगा, आप ही को करना है। उपचयन के लिए कौन सा कथन सही है, आपको समझाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें अपचयन है, सॉरी, अपचयन और उपचयन देखते हैं। अपचयन उपचयन है क्या, सबसे पहले आप यह जान जाइए कि अपचयन उपचयन है क्या। इसमें अपचयन बताया गया, इसलिए हम लोग अपचयन पे आते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं अपचयन, और दूसरा नाम से क्या जानते हैं सर, अवकरण। इसमें होता है क्या सर, इसमें अपचयन में होता है क्या, या तो हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, जुड़ना मतलब हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होना चाहिए, या ऑक्सीजन की संख्या में कमी होनी चाहिए। दो में से कोई एक हो जाए उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, या फिर अवकरण कहेंगे, या फिर अपचयन कहेंगे। ये एक पहला कंसेप्ट है। दूसरा सर, रिडक्शन की जगह में यदि ऑक्सीडेशन रहा, ऑक्सीडेशन सर इसको क्या बोलेंगे, इसको दूसरा भाषा में ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण।
सर और क्या नाम है इसका? इसका नाम है उपचयन। क्या नाम है? उपचयन। इसमें क्या होता है सर? इसमें या तो ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए या हाइड्रोजन घटना चाहिए। उल्टा, एकदम भूलना नहीं है, उल्टा एकदम भूलना नहीं। इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, हमेशा काम देगा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल जीएसएससी में, आपका रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, आपका झारखंड पॉलिटेक्निक में तो क्वेश्चन छाप देता है, एकदम पूरा हूबहू छाप देता है। झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक, बहुत मतलब इस पर क्वेश्चन एकदम बेस्ड रहता है रेडॉक्स रिएक्शन पे। रेडॉक्स बोलिए या ऑक्सीडेशन बोलिए या रिडक्शन बोलिए, एकदम पूछता ही पूछता है। तो अपचयन आपको मैंने समझा दिया, आपको उपचयन भी समझा दिया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, वो मैं एक समझाता हूँ। ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन घटे, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन घटे, उसको रिडक्शन कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? सर एक एग्जाम्पल आप दे दी। अच्छा सर और एक चीज़ हमको बताइए, यदि दोनों हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? दोनों हो जाएगा उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। सर रेडॉक्स एक बार बता दीजिए फिर से, एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको। रेडॉक्स रिएक्शन, आरकेएन लिख दिए सर शॉर्टकट करने के लिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या आरईडी, देखिए यहाँ पर आरईडी। ओ अच्छा सर, मतलब यहाँ पर अवकरण भी होगा। हाँ अवकरण। और ओएक्स, ओएक्स यहाँ देख रहे हैं। अच्छा सर इसमें ऑक्सीकरण भी होगा। हाँ ऑक्सीकरण भी होगा। अच्छा मतलब सर दोनों हो जाएगा उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। हाँ दोनों हो जाएगा मतलब रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों हो जाएगा मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। देखो एक आप एग्जांपल दे दिए सर, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये कॉपर ऑक्साइड है, ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है ना वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, कभी भी हाइड्रोजन के बगल में ऑक्सीजन रहेगा, सिंपल से याद रखिएगा, जल बनाइए। मैं इसको फर्स्ट में लिख रहा हूँ, मैं इसको फर्स्ट में लिख रहा हूँ, तो थोड़ा बाद में लिखाता है। प्लस क्या बच गया? CO, ये आपका हो गया। हुआ क्या सर? यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल सा फंडा, देखिए आपको एकदम मिस्टेक नहीं करना है कहीं पर। देखिए ध्यान से, इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन घटा क्या? नहीं, ऑक्सीजन घटा, ऑक्सीजन घटा क्या कहलाएगा? रिडक्शन। मतलब क्या? अवकरण। यहाँ तक तो समझ में आ गया। सर यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है क्या? नहीं। ऑक्सीजन आया क्या? नहीं। अच्छा ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया मतलब ऑक्सीजन प्लस हुआ, मतलब क्या कहेंगे उसको? ऑक्सीकरण। अच्छा सर तो अवकरण भी हो गया, ऑक्सीकरण भी हो गया, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। हाँ इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन पूछा क्या गया, अपचयन के लिए कौन सा कदम सही है? अपचयन मैंने आपको बताया, या तो हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए या तो ऑक्सीजन में कमी होना चाहिए। देखते हैं, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन कमी लिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। आगे आता हूं, जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, अच्छा ये ऑप्शन आपका होगा। जब ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, मिल रहा है क्या? नहीं, ये ऑप्शन आपका होगा। तो बी और सी, बी और सी, बी और सी कहाँ लिखा हुआ है? बी और सी। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम चले गए। ये आपका कंप्लीट था कि सर जब रेडॉक्स अभिक्रिया होता है तो उसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अवकरण भी होता है। समझ गए? तो हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उपचयन के लिए कौन सा कथन सही है? मैंने अभी जस्ट बताया था। उपचयन में क्या था, आप पीछे करके देख सकते हैं यदि आप लिखे होंगे। उपचयन मतलब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ना चाहिए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ये ऑप्शन हो गया। हाइड्रोजन की वृद्धि हो, नहीं, हाइड्रोजन की वृद्धि उसको अवकरण बोलते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो, इसको भी बोलते हैं अवकरण, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। तो केवल ये ऑप्शन के साथ हम लोग चले गए। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उष्मा शोषी, मैंने अभी बताया था आपको उष्मा शोषी अभिक्रिया। सर कौन वाला बताया था? एक बार लिख दीजिए ना। एक बार मैं आपके सामने और एक बार लिख देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम देंगे उष्मा तो ही ये टूटेगा। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो अभिक्रिया हुआ ना, उष्मा का अवशोषण हुआ। क्या हुआ? उष्मा का अवशोषण हुआ, इसीलिए इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, एकदम आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर रखना है। उष्मा का अवशोषण मतलब उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कहते हैं? जिसमें उष्मा निकलती है, नहीं, उसमें क्षेपी होता है। ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी अवकरण बोलती है, होगा नहीं। उष्मा का अवशोषण होता है, अच्छा ये ऑप्शन के साथ हम लोग चले गए। ये आपका ये कंप्लीट रहा। तो सर ये तो आपने ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में समझाया, और एक दो आप उदाहरण दे दे तो ज़्यादा बढ़िया रहता। मैं आपके लिए एक उदाहरण और देता हूँ जिसमें आप ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों को आप समझ पाए।
अभिक्रिया करवाते हैं, नीचे ही करके दिखा देते हैं, ठीक है, मैं ऐसे सीधा होगा लेकिन उधर जगह नहीं है। अब क्या है, ये Mn और ये Cl, तो MnCl2 बनता है, और ये H, और ये बगल में हम हमेशा बताए थे हाइड्रोजन के बगल में ऑक्सीजन, जल। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल से भाषा में समझिए, कितना ईजी है। इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया मतलब क्या हो गया, इसका अवकरण हो गया। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको दूसरा पेन से लिखता हूँ। इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन है क्या, हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, ऑक्सीजन आ गया, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण हुआ इसका HCl का, दोनों हो गया। इसको टोटल को क्या कहेंगे, टोटल को कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। यहां तक समझ गए। दूसरा क्या याद रखिएगा, जिसके कारण अवकरण हुआ, मतलब जो ऑक्सीजन दिया, जो ऑक्सीजन देता उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन दिया, तो आप ही देखिए ऑक्सीजन कौन दिया, इसमें से ऑक्सीजन कौन दिया, ऑक्सीजन दिया हमारा पूरा ये, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, ऑक्सीजन इसी को ना दिया। जो ऑक्सीजन देता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक, एकदम भूलिएगा नहीं, भूलिएगा ही नहीं। और जो ऑक्सीजन लिया उसको बोलते हैं अवकारक, एकदम भूलना नहीं है। ऑक्सीकारक समझा दिया, अवकारक समझा दिए, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है समझा दिए, रिडक्स रिएक्शन समझा दिए, ये भी समझा दिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या करता है, जिसमें उष्मा निकलता है, मैंने बताया हूँ उष्मा निकलता है, इस ऑप्शन के साथ खत्म, और कुछ नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या है। फेरस सल्फेट आपको एक बार वियोजन में मैंने आपको समझाया नहीं, एक चीज़ में क्या होता है कि जैसे कि वियोजन होता है क्या, कि आपको मैं एक से करके एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया और दिखा दिया इस तरह करके कि बहुत सारा चीज़ टूट गया, तो हम लोग उसको वियोजन में क्या कहेंगे। जैसे कि आप समझ लीजिए FeSO, फेरस सल्फेट है, ये टूटता है ना तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और सल्फर टाइऑक्साइड। वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा ही है कि एकल अभिकारक टूटकर बहुत सारे उत्पाद बना दे। उत्पाद किसको बोलते हैं, एरो के दाहिने साइड वालों, और एरो के बाएं साइड वालों को अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो एकल अभिकारक टूटकर बहुत सारे उत्पाद बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें देखिए फेरस सल्फेट आपका ये हो गया, एक्चुअली इसका रंग हरा होता है। फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, पूछा जाता है बहुत बार कि फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, नीला होता है, हरा होता है ना, उसमें हम लोग पढ़ते हैं इसको। आगे हम लोग केमिकल एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होगा, FeSO4। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ये आपका होगा नहीं। ये क्या है सर, ये मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, Fe3O4, ये आपका होगा नहीं। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 किया, ये मैंने आपको समझाया वियोजन, ये मैंने समझाया आपको कि क्यों नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, मैग्नीशियम रिबन का दहन किस रंग के साथ। मैग्नीशियम रिबन देखिए, सबसे पहले समझिए मैग्नीशियम तो बहुत अभिक्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम को हम लोग कभी भी देखते हैं जनरली, ऐसा नहीं कि पत्थर ग्रुप में उसको मिल जाएगा आपको, मैग्नीशियम को फीता ग्रुप में आप जनरली देख पाइएगा। वो जब वायु के संपर्क में रहता है ना, तो उसके ऊपर में ऑक्सीजन के कारण ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है। अब यदि हम उसको जलाना चाहेंगे वो जलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो ऑक्साइड की उसके ऊपर पतली परत चढ़ी हुई है। जब तक उस परत को हटाएंगे ना, तब तक उसमें कितनों माचिस मारिए, कितनों कुछ कीजिए, वो जलेगा नहीं। जलाने के लिए क्या करेंगे, ऑक्साइड की पतली परत हटाइए। क्या करेंगे सर, अच्छा आपका यदि कोई गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर में जंग लग गया है, तो हम लोग एक सैंड पेपर आता है, बलुआ पत्थर घिसते हैं, हट जाता है। क्या करते हैं, हट जाता है। तो हम लोग उस तरह मैग्नीशियम रिबन में उसको साफ करेंगे ऑक्साइड की पतली परत। तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें हमको हम लोग जिस तरह बलुआ पत्थर साफ करते हैं, उस तरह उसको हमको रेगमा से साफ करना पड़ता है। इसके लिए मैग्नीशियम के लिए एक स्पेशल रुमाल टाइप का, मतलब एक कपड़ा ही आता है, रेगमाल। किस साफ करते हैं, रेगमाल से। किसको साफ करते हैं सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम को साफ करते हैं उसके ऊपर में ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। अब क्या मिलता है, मैग्नीशियम। अब इसको जलाते हैं, जब जलाएंगे तो किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनता है सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, ये श्वेत कलर का चूर्ण टाइप का बनता है, और जो जलता है ना वो श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। श्वेत ज्वाला के साथ सर, ये श्वेत ज्वाला क्या होता है सर, जब माचिस मारते हैं हम लोग, पेपर जलाते हैं तो लाल जलता है, लकड़ी जलाते हैं तो लाल ज्वाला के साथ, मोमबत्ती जलाते हैं या फिर हम लोग गैस स्टोव जलाते हैं, देखिए बैगनी ज्वाला के साथ जलता है, नीला ज्वाला के साथ। ये ज्वाला का कलर बताएं, तो उसमें मैग्नीशियम को जलाएंगे ना तो श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, व्हाइट कलर का उसका ज्वाला रहेगा। तो आपको समझ में आ गया, श्वेत ज्वाला के साथ पाउडर जो बनेगा श्वेत चूर्ण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस बार का रेलवे का एग्जाम में पूछा गया था, श्वेत चूर्ण क्या रहता है।
कौन ज्वाला के साथ जलता है ये भी पूछा गया था, ये मैंने आपको बता दिया। अभी ये लिखा हुआ है कौन ज्वाला के साथ, श्वेत ज्वाला। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? अच्छा, हम लोग जब हम लोग बच्चे थे, या आप लोग जब बच्चे थे, या हमारे जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब जाते हैं दुकान तो देखते हैं कि इतना बड़ा पैकेट है कुरकुरे का, उसी को लेंगे। लेकिन जब उसका हवा निकाल देते थे, हमारा भी मन खराब हो जाता है और बच्चा का ही मन खराब हो जाता है, लेकिन दुकानदार पूरा खुश रहता है, क्या उसको पैसा मिलता है ना। तो हम लोग मन खराब कराया था, इतना हम लोग को लगा था कि इतना कुरकुरे मिल जाएगा, लेकिन जब फोड़ते हैं खत्म। सर उसमें यदि गैस नहीं रहता तो कितना कुरकुरे, अरे गैस नहीं रहता ना तो आप नहीं खा पाते। काहे नहीं खा पाते? एक्चुअली में क्या है कि वो जो चिप्स है वो तेल से बना है, तो तेल या वसा का कोई भी सामान जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसका टेस्ट और उसका गंध दोनों बदल जाता है। तो टेस्ट और गंध दोनों बदल ना जाए, मतलब खराब ना हो जाए, मतलब विकृत गंधी ना हो जाए, मतलब रेंसिडिटी वो ना हो जाए, इसके लिए हम लोग उस ऑक्सीजन से उसको संपर्क को हटाने के लिए उसके अंदर में हम लोग नाइट्रोजन का गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, याद कीजिए, मैंने बल्ब का चैप्टर में आपको पढ़ाया था, विद्युत वाला चैप्टर में, बल्ब में हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं और आर्गन का है ऑक्सीजन का संपर्क हटाने के लिए। कहा है सर उसमें वही आपका जो टंगस्टन है वो टूटता नहीं है, इसलिए इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन का संपर्क हटाते हैं। जहां ऑक्सीजन का संपर्क में आएगा ऑक्सीकरण होगा तब तो खराब हो जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा, गंध बदल जाएगा, कहीं कहीं रंग भी बदल जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा, उसको नाइट्रोजन गैस को उसमें डाल देते हैं। हाइड्रोजन कहाँ यूज करते हैं? बैलून में, मेला वाला हम देखे होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं। आगे आते हैं हम लोग। अच्छा सर वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा बताइए ना कि उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? आप तापमान कम में रखिए, फ्रिज में रखिए, आपका फिर जल्दी खराब नहीं होगा। और कुछ सर? आप ठंडा जगह में रखिए, फ्रिज जिसका गर्म नहीं, ठंडा गर्म, जैसे आलू उलू को खराब होने से बचाने के लिए कहाँ रखते हैं? ठंडा गर्म रखते हैं क्या? नहीं, बस उसी टाइप का। मैंने जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में किसकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया होगा? मैंने अभी इसके बारे में चर्चा किया कि रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, बहुत सारा चीज मैंने आपको बताया। ये आपको मैंने बताया कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम जान सकते हैं हुआ या नहीं हुआ। तो रंग में परिवर्तन होने से जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ताप में परिवर्तन नहीं होने से, अच्छा ये गलत है, ताप में परिवर्तन हुआ था, आपको मैंने बताया था। अवस्था में परिवर्तन, मोमबत्ती उदाहरण दिए थे, ये आपका ऑप्शन सही। तो ए और सी आपका कहीं लिखा हुआ है नंबर 3 की, और हम लोग चले गए। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। चांदी के ऊपर में काली परत का बनना। याद रखिएगा चांदी के ऊपर में जो काला परत मैंने अभी बताया था उसको संच होता है क्या इस एक कोरोजन वर्ड है जिसको हम संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण में होता है क्या कि कोई भी धातु के सतह पर अवांछित परत को चढ़ देना। अवांछित मतलब जिसको हम लोग कभी चाहते नहीं। कोई चाहता है चांदी काला हो जाए, कोई चाहता है लोहे के ऊपर जंग लग जाए, कोई नहीं चाहेगा। कोई चाहता है कि तांबा आपका हरा हो जाए, कोई नहीं चाहता है। तो जो उसके ऊपर में अवांछित मतलब जो चाहिए नहीं वो यदि आ जाए ना, उसको हम लोग कहते हैं संक्षारण। आसपास के अम्ल आर्द्रता के कारण उसके ऊपर में जो चीज नहीं चाहिए वो यदि आ जाए उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। तो चांदी के ऊपर में काला परत का बनना ये भी संक्षारण का उदाहरण है, यस ये भी एक प्रकार का कोरोजन ही है। लेकिन जो हरा परत किसी कारण बनता है वो आपका सिल्वर सल्फाइड के कारण बनता है। किस कारण बनता है? सिल्वर सल्फाइड के कारण। ये आपका हो गया। आगे एक आपके साथ एक कोट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर। ये वाइट बैकग्राउंड है इसलिए आपको नहीं दिखा, सॉरी। बस आप मेहनत करते जाइए, किसी को मत बताइए, आप आराम से मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं, 1 घंटा क्लास कर रहे हैं और सबको बताने लगे, पूरा गांव में बता दिए, रिलेशन बता दिए, हम पढ़ रहे हैं, हम ये तैयारी कर रहे हैं, हम जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाचा हम जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मौसा जी, फ्रेंड गर्लफ्रेंड सबको बता दिए। आपका जो सक्सेस रेट है ना वो कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है। आप मत बताइए, देखिएगा आपका मेहनत जो करने का इंटेंसिटी रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, और जब आप सक्सेस कर जाइएगा ना तो आपको, आप नहीं बताइए पूरा दुनिया आपको बता देगी आप सक्सेस कर रहे हैं। वही जो मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए एकदम आराम से कि आपका जो सफलता है वो आपका शोर मचा दे। ऐसा नहीं कि आप देखो तैयारी कर रहे हैं और पूरा गाँव को बता दिए, वैसे नहीं। एकदम आप लगे रहिए, आपका सफलता कदम चूमेगी, आप उसमें लगे रहिए। और मुझे भरोसा है कि 100% है कि आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं एक दिन जरूर आप सफल होइएगा। चलिए इस पर देरी न करते हुए हम लोग अगले स्लाइड की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तांबे के ऊपर हरा परत का बनना। तांबे के ऊपर जो हरा परत बनता है ना वो कॉपर कार्बन, मतलब एक्चुअली में क्या होता है, तांबा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है,
वो एक कार्बोनेट का जो लेयर बन जाता है ना, इसलिए तांबे के ऊपर में हरा परत का बनता है। जो हरी परत है ना तांबे के ऊपर जो ग्रीन लेयर, वो कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। ये हो गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बताया था, ये होगा नहीं। तो जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इस सब का नीला चौथा वाला है, आपको बताएंगे। ग्लूकोज का सूत्र, अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। ग्लूकोज आपको C6H12O6 मैंने आपको बता दिया है इससे कुछ समय पहले इसी स्लाइड में। और सर ये क्या है, इसको हम लोग छोटे क्लास में चीनी पढ़ते थे। इसका जो एक्चुअल नाम है वो आपका है फ्रुक्टोज। क्या नाम है? फ्रुक्टोज। ये क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सूत्र आपको मिल गया, ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं? देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण है क्या, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए H2 है और ये ऑक्सीजन है, अभिक्रिया किया, क्या बनाया? अभिक्रिया किया तो आपका बनाया H2O। यहाँ तक समझ गया। अब आप हमको बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन कई गो? तो हाइड्रोजन यहाँ 2 गो। ऑक्सीजन यहाँ कई गो? ऑक्सीजन यहाँ 2 गो। इधर देखिए हाइड्रोजन कई गो? 2 गो। ऑक्सीजन कई गो? 1 गो। अब बताइए बराबर है? 2 2 लेकिन 2 1 बराबर नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसी का दूसरा नाम है कंकाली समीकरण। कंकाली मतलब नहीं समझे, हमारे अंदर में भी मांस भरा हुआ है, हम लोग पूरा संतुलित है, मांस हटा दीजिए हम लोग कंकाल नहीं बन जाएंगे, वही वाला है। बॉडी संतुलित नहीं रहना, वही ये समीकरण पूरा, ये अभिक्रिया पूरा संतुलित नहीं था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाली। क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित क्या करना पड़ेगा? वही है, आगे में छोटी पूर्णांक संख्या से गुना करेंगे या अनुमान विधि लगाएंगे, कुछ भी आप एक लगा सकते हैं। आते हैं यहाँ 2 2, इसको करना नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन 1 यहाँ 2 करना है, 2 से गुना कर दिए, आगे ही गुना करना है, पीछे कभी नहीं होता है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। अच्छा मतलब 2 बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी 4। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2 2 चाहिए, हम यहाँ 2 गुना कर दिए। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। यह कितना हो गया? 4। बैलेंस 4 4 2 2। इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जब संतुलित कर दिए संतुलित, जब संतुलित नहीं था कंकाली। समझ में आ गया? संतुलित क्यों करते हैं सर? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है सर? अभिक्रिया होने से पहले जो इस अभी पदार्थों का जो द्रव्यमान है और अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद का जो द्रव्यमान है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो जो असंतुलित रस को क्या बोलते हैं? कंकाली। शब्द समीकरण क्या है? इसी को लिख देंगे नीचे में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ लिख देंगे जल, उसको क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 18। 19 में आते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, मैंने बताया था। एक आपको मैंने क्या बताया था कि जो टूट गया, क्षण से जो टूटे कोई सपना टूट गया, वो वियोजन, अरे जुड़ गया, मम्मी ने जोड़ दिया, आपको दे दी थी उसको, फिर जाके वो फैक्ट्री ले गया था। तो जो मिल गया उसको क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया मिल गया और एकल उत्पाद बनाया, उसको क्या कहेंगे सर? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन सर क्षण से टूटे जो सपना खत्म। विस्थापन में क्या था? विस्थापन में आपको अभी बताता हूँ विस्थापन है क्या चीज़। विस्थापन को इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली में क्या है कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों आप स्कूल में पढ़ते थे, दोनों आपसे बात करते थे, दोनों को प्यार हो गया, आगे गए, आपके क्लास के और भी गांव के और बच्चे थे और भी तैयारी करते थे। आप कहीं घूमने के लिए गए या कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे थे, ट्यूशन पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर क्या आया? एक नौकरी वाला बंदा भी तैयारी करने के लिए आया कि मैं और बड़ा नौकरी करूँगा। वो कार से आया। किससे आया? कार से आया, और बहुत अधिक अच्छा ड्रेस में आया, वेल मेंटेन्ड था, नौकरी था ना, वो आया। अब क्या होगी? आपकी गर्लफ्रेंड की जो नज़र है उस पर पड़ गई। इस पर मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये रईस वाला है, नौकरी वाला है, इसका कार है, धन दौलत सब कुछ है। अब आपकी गर्लफ्रेंड को नज़र इस पर पड़ गई। अब क्या हो गई? आपकी गर्लफ्रेंड चली गई कहाँ पर? इस सी के पास। सी के पास सर आ गई। ये आप ए थे सर। लड़की होती है ना, जहाँ पैसा देखती है उधर से चली जाती है, इसलिए लड़की पे भरोसा नहीं। तो ये क्या हो गया सर? अच्छा सर मतलब अब ए अकेला हो गया सर। जब ये चीज़ हुआ तो क्या हो गया? ए अकेला हो गया और सी के पास कौन आ गया? उसका गर्लफ्रेंड। अच्छा मतलब सर इसको विस्थापित कर दिया। विस्थापित तो करिए, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक पावरफुल आदमी आके उससे कम पावरफुल आदमी को उसके पार्टनर से हटा दे और उसका जगह तो खुद ले ले, जब खुद ले लेगा ना उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। सर नहीं समझ में आएगा, वो किताबी भाषा बता दीजिए। जब अधिक सक्रिय धातु, मान लीजिए इधर ए बी है और ये सी है,
अब क्या हो गया, बी और सी बन गया। हाँ मतलब बी और सी नहीं बोलिए, सी भी बोलिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको सी भी बोलिए, तब आप समझ पाइएगा। सी और ये बी, और ये अकेला हो गया। जब अधिक पावरफुल धातु अपने से कम पावरफुल धातु को उसके पार्टनर से, उसके लवन से अलग कर देता है, देखो उसको अलग किया क्या नहीं, यहाँ देखिए, और खुद उसका जगह तो ले लेता है, देखो जगह तो लिया क्या नहीं, बी के बगल में ए रहना चाहिए था, लेकिन एक कौन आ गया, सी आ गया। जब उसका जगह में आ गया ना, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ये भी आपको समझा दिए, इसलिए बताता हूँ पढ़ के आपको बड़ा नौकरी लेना है कि ताकि आपके गर्लफ्रेंड को कोई छीन के ना ले जाए। ये आपको समझ में आ गया, ये आपका होगा नहीं। इस तरह करके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 20 क्यों आते हैं, उस अभिक्रिया क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद, छन्न से जो टूटे कोई सपना, क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन में चले गए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके बिलियन हटा दे। अभी बताए थे, एक पावरफुल आदमी दूसरे पावरफुल आदमी को उसको बिलियन हटा दे, क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे सर, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर चले गए। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर, किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। मैंने बताया था जिसमें प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप बनता है, अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाता है। आप बताइए अवक्षेप निर्माण किसमें होता है। अच्छा सर इसमें तो कहीं लिखा हुआ है किस अभिक्रिया में अवक्षेप का, तो अवक्षेपन है सर, है ही नहीं, कंफ्यूज कर गए। मैंने बताया था ना कि एक क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा होता है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या आपको उसको मार के जाना है। तो क्या होगा सर, दोहरा विस्थापन में होता है। मैंने आपको बताया था दोहरा विस्थापन वाला में आयन का आदान प्रदान, आयन का आदान प्रदान, जहां आयन का आदान प्रदान हो गया वहां पर दोहरा विस्थापन होगा। दोहरा विस्थापन में अवक्षेप जनरली बनता है, जहां भी अवक्षेप बनता है वो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया ही होता है। हम इस पे चले गए। विस्थापन आपको बता चुका हूँ, संयोजन बता चुका हूँ, अपघटन बता चुका हूँ। अपघटन क्या है सर, वही वियोजन वाला है। अपघटन का दूसरा नाम है वियोजन, डिकम्पोजिशन। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है, मैंने बताया था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लिया, ऑक्सीकृत हो गया, टेस्ट बदल जाएगा, गंध बदल जाएगा, ये हो गया। ये आपका होगा नहीं, इस ऑप्शन के साथ चलेगा, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। दोहरी अपघटन अभिक्रिया वही वाला है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया जो आपको बताए थे। अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है, आयन का। आयन वाला में क्या बताए थे, जैसे मान लीजिए ए बी है अभिक्रिया, ये सी डी है। अब क्या हो जाएगा, ये ए और ये डी, तो क्या बन जाएगा ए डी, और ये सी और ये बी, तो बन जाएगा सी बी। इसका आदान प्रदान हुआ आयन का, ये चला गया यहाँ पे, ये चला गया यहाँ पे। जब आयन का आदान प्रदान होता है ना, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विक विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया या दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। आप किसमें किसका आदान प्रदान होता है, आयन का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, सोडियम क्लोराइड के जेली विलयन। अच्छा लीजिए तब, ये आपका सोडियम क्लोराइड का जेली विलयन, लीजिए जेली विलयन, मिला दिए जेली, क्या देंगे इलेक्ट्रिसिटी, लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, दे दिए करंट, क्या हो जाएगा। तो अभिक्रिया क्या कहता है, अच्छा आगे अभिक्रिया तो करवा लेते हैं आगे ना। जब सोडियम क्लोराइड के जेली विलयन में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनता है सर, क्लोरीन गैस। और क्या बनता है सर, हाइड्रोजन गैस। इसको हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। काहे कहते हैं सर, अरे क्लोरीन बनाना तो इससे नाम आया क्लोर। आज सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्षार बोलते हैं, जहाँ हाइड्रोक्साइड वहाँ क्षार, तो क्लोर और क्षार मिलकर कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, इसको हम लोग कहेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया तो यहाँ पर है सर, क्लोर क्षार लिखा हुआ मिस प्रिंट थोड़ा सा। तो सोडियम क्लोराइड के जेल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन इस बार का रेलवे एग्जाम पूछा गया, और हमारे पॉलिटेक्निक में हमको लगता है 3-4 बार ही पूछा गया है। पूछा जाता है कि क्लोरीन कहाँ मिलता है, इस हालांकि आपको चर्चा करेंगे मैं आम्ल क्षार लवण से में, कि क्लोरीन कहाँ मिलता है, कैथोड पे मिलता है, एनोड पे मिलता है, हाइड्रोजन कहाँ मिलता है। अभी शॉर्टकट आपको बता देते हैं, हाइड्रोजन का प्लस चार्ज होता है, कि ये प्लस चार्ज जाएगा किधर, माइनस चार्ज की ओर। और इसमें क्यों क्लोरीन में कौन चार्ज होता है, माइनस चार्ज जाएगा किधर, प्लस चार्ज की ओर। अब प्लस और माइनस किसको बोलते हैं मैं आपका आगे बताऊंगा। ये आपको मैंने अभी बताया कि कौन सा किसको क्या बोलेंगे। आते हैं उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक क्या होता है मैं समझाता हूँ। उत्प्रेरक सर कैटलिस्ट होता है क्या, मैं समझाता हूँ। अभी घर में मम्मी यदि कोई मेहमान आ गए तो यदि मटर का सब्जी खाना हो, तो मटर को यदि बॉईल करेंगे कढ़ाई में, बॉईल होगा नहीं, पता चलेगा 6 घंटा तो बॉईल हुआ, तब बॉईल हुआ, वो भी अच्छा तरीके से नहीं। या फिर चना दाल, तो सर जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम लोग खाने का सोडा डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, खाने का सोडा। खाने का सोडा डालने का फायदा क्या है सर, वो जो रिएक्शन जो 6 घंटा में हो रहा था ना, वो 2 घंटा या 1.5 घंटा, या जिस तरह आप जितना मात्रा में खाने का सोडा डालें उतना जल्दी रिएक्शन करके आपको दे देगा। बॉईल किया हुआ खाने का सोडा डालने से आपका जो बॉईल किया हुआ जो आपका मटर है या चना दाल है वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। फिर मम्मी जल्दी फटाफट खाना बना के फिर हम लोग को परस को दे देगी, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट, और खाना खाइए आप आराम से। मेहमान भी खुश, मम्मी भी खुश, हम लोग भी खुश। लेकिन मम्मी एक्चुअली में खुश नहीं होती है, बेचारी को बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। वो तो हम लोगों को मम्मी तो हम लोग को आँख दिखाती है, लेकिन हम लोग भी ढीठ रहते हैं।
आप बनाते जाइए, मम्मी आपको मम्मी की तारीफ करते हैं, मम्मी बहुत अच्छा बनाए और हम लोग खाते रहते हैं। फिर हम लोग भी नादान है ना, मम्मी भी जानती है, खैर कोई बात नहीं, माँ होती है। तो हम लोग आते हैं, उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देते हैं, मतलब दर को बढ़ा देते हैं, मतलब सर जो 4 घंटा में होने था उसको 10 घंटा कर देगा, या जो 10 घंटा में होने वाला था उसको 4 घंटा कर दे, या 2 घंटा कर, मतलब अभिक्रिया के समय को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। उत्प्रेरक वही होता है। कैटलिस्ट क्या कहलाता है? जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, घटा देता है। ऑप्शन सी। आते हैं हम लोग अब इस स्लाइड के अंतिम पड़ाव पे हैं। बस इस क्वेश्चन के बाद 1-2 क्वेश्चन और रहेगा, हम लोग फिर इसके पार्ट 2 लेके आएंगे। उसमें इससे भी ज़्यादा आपको हम लोग टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और हम लोग एक दूसरे से डिस्कस भी करेंगे। और जो आपको इशू है इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का, आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको सॉल्व करने का या अगले वीडियो में उसके बारे में बताने का। आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में जल डाल दिए, बुझा हुआ चूना बन गया सर। अच्छा सर, लेकिन ये होता है ना, मम्मी कभी पापा कभी लाते हैं और पानी मिला देते हैं, इसके साथ सर गर्मी भी निकलता है सर, पूरा डबकता है सर, पूरा उबलता है सर। अच्छा, उष्मा निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? उष्मा छिपी बोलेंगे। घर में कभी दिवाली वाली में देखिएगा, कभी शादी ब्याह में भी देखिएगा, पापा लाते हैं पैकेट तो डालते हैं पानी में, तो देखते हैं कि उसमें से पूरा उबलने लगा, पूरा डब 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 होने लगा, तो सर इसको उष्मा छिपी बोलेंगे। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें उष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है सर। तो ये तो उष्मा निकलता है मैं तो जाना, लेकिन यहाँ पर उष्मा छिपी रहेगा तब ना, उष्मा छिपी तो कहीं नहीं, फिर से आप गड़बड़ा जाएगी। मैंने क्या बोला कि एक क्वेश्चन का बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, डिपेंड करता है क्या ऑप्शन में है। तो सर अच्छा सर, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक है सर, मिल के एकल उत्पाद बना दिया सर, क्या बोलेंगे? संयोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयोजन। चले गए संयोजन अभिक्रिया के साथ, कंपोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं? भौतिक परिवर्तन क्या, रासायनिक परिवर्तन क्या, मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने पानी से बर्फ बनाया, बर्फ से पानी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, भौतिक परिवर्तन हुआ। कागज को जला दिए, राख बन गया, राख से कागज बना सकते हैं क्या? नहीं, रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। सर रासायनिक परिवर्तन का 1-2 उदाहरण और दीजिए। खाना खाएं, पच गया, अब क्या फिर से वो खाना निकल सकते हैं, वही खाना? नहीं, रासायनिक परिवर्तन हुआ। और सर अचार मम्मी बनाती है, शुरू में आम डालती है, फिर मसाला वसाला डालती है, कुछ समय में अचार बन जाता है, क्या उससे फिर आम बना सकते हैं? नहीं, क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन हुआ। लोहे में जंग लग गया, जो शुरू में जो लोहा था और जो बाद में जो लोहा जंग लगा हुआ, फिर जंग लगा हुआ लोहा को फिर से हम ओरिजिनल लोहा उस टाइप बना सकते हैं जो नया था? सेम टू सेम आपको नहीं मिलेगा। 5 किलो का लोहा था, जंग लग गया 2 साल के बाद, फिर 5 किलो लोहा आप नहीं बना सकते, कुछ चमक नहीं रहेगी। रासायनिक अभिक्रिया इसी को बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया इसी को बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी इसी को बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब क्या पूछा जा रहा है? रासायनिक परिवर्तन पूछा जा रहा है। दूध से दही बनना, दूध से दही बना सकते हैं, दही से दूध बना सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बना सकते, तो मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, और पिघला हुआ बर्फ को नहीं बना सकते हैं, फिर से पिघला हुआ बर्फ को फिर बर्फ, ये आपका भौतिक परिवर्तन। पानी का जमना, जम गया पानी, फिर से जमा हुआ पानी को फिर पानी बना सकते हैं, भौतिक परिवर्तन हुआ। तो ये आपका 2 ऑप्शन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का गुणांक का प्रयोग किया जाता है, इसको क्यूबिक क्या कहते हैं? सर अभी आपने देखो अभी समझाए थे कि H2 और O2 होता है, तो H2O बनाता है। सर संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से गुना किए थे आप, तो 2 का ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 से गुना किए थे। अच्छा सर इसी को पूछ रहे हैं? हाँ, इसी को बोल रहा हूँ, तो सबसे छोटा साइज गुना करके देखते हैं। सर एक ही बार 10 गुना कर दीजिए ना। सर नहीं, एक बार में 10 गुना ही करना है, सबसे छोटा संख्या 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके हम लोग गुना कर देखते हैं, एक ही बार 10 नहीं करना है। इस विधि को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड। जब किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम लोग सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, पॉइंट में नहीं, 1.5 नहीं, 3.2 नहीं, पूर्णांक संख्या से हम लोग आगे में गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो संतुलित करते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। ये केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का और भी सर विधि, अनुमान विधि भी है, तो उसमें अनुमान लगा करते हैं। तो इसमें क्या है, जब सबसे छोटा पूर्णांक संख्या गुना करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। आते हैं क्वेश्चन के इस स्लाइड के अंतिम पड़ाव पे आप लोगों से। बस इसके बाद हम कुछ समय के बाद फिर से आपको अगला स्लाइड को लेकर आएंगे। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा कथन सही है। मैंने क्या बताया था कि कोई भी खाने का सामान टेस्ट चेंज हो गया ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीजन का संपर्क आने से खराब होता है। या कोई भी संचारित हो रहा है ना, कोई भी आपका तांबा हो या लोहा हो या चांदी हो, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल। मतलब
करण, ऑक्सीजन का कारण ऑक्सीकरण, उसी के कारण ये संचालन होते हैं, खाने का टेस्ट चेंज होता है। ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या हो जाएगा, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ जाती है। किसके कारण? ऑक्सीकरण का कारण। सही है। इसके प्रभाव से बचने के लिए क्या करते हैं? चिप्स का थैली में क्या पड़ता है? नाइट्रोजन गैस। ये भी सही है, मैंने आपके साथ चर्चा किया है। ए और बी दोनों ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ये आपका ये स्लाइड कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों के साथ अगले स्लाइड में मिलूंगा। कोई यदि आपको प्रॉब्लम है आप ज़रूर बताइए, मैं अगले स्लाइड में आपको समझाऊंगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले स्लाइड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वंदे मातरम दोस्तों।